हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है क्वालिटी इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। दोस्तों, बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो हो चुका है। अब हम इसमें ये जानेंगे कि हमने ये देखा है कि क्वालिटी की नीड, हमें क्वालिटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, किस कारण से हमें क्वालिटी का रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों। तो इसमें आपको ये चीज़ों के बारे में मालूम पड़ेगा कि क्वालिटी का रोल क्या है। दोस्तों, जो क्वालिटी इंस्पेक्शन है, वो कौन-कौन सी इंडस्ट्री, वैसे सभी इंडस्ट्रीज़ में क्वालिटी का यूज़ किया जाता है। और फ्रेंड्स, जो फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, उसमें ये बताया गया है कि क्वालिटी में किस तरीके से क्वालिटी क्वालिटी इंस्पेक्शन में क्या रोल, जैसे कि इंस्पेक्शन और एग्जामिनेशन मतलब मीन्स उस पार्ट का एक तरीके से टेस्ट किया जाता है कि वो पार्ट उस जिस चीज के लिए बनाया जा रहा है उसके लिए वो केपेबल है कि नहीं है, और किस तरीके से वो परफॉर्मेंस करेगा वो मटेरियल और आफ्टर पार्ट प्रोड्यूस के बाद। इसलिए उसका स्टेप बाय स्टेप हम टेस्टिंग करते हैं, अलग अलग इंस्पेक्शन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, रॉ मटेरियल की करते हैं और अलग अलग पार्ट पे करते हैं। तो अब आज का हमारा टॉपिक जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक हो चुका है, क्वालिटी इंस्पेक्शन। और एक बार हम रिवाइज कर देते हैं व्हाट इज द इंस्पेक्शन, जैसे एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन, क्वालिटी कंडीशन, कंफॉर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस सिस्टम टू इंश्योर द मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। दोस्तों, क्वालिटी इंस्पेक्शन मतलब कि एक प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए उसकी कंफर्मेशन चाहिए, एक सर्टिफिकेशन चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट तैयार किया है ये ओके है, इंस्पेक्शन जो इसका किया गया है वो ओके है। फिर मेजरिंग द कंपेयरिंग द रिजल्ट विद स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी डेटा हमें प्रोवाइड किया गया था उसके अनुसार ओके है। इसके बाद दोस्तों, ये क्वालिटी इंस्पेक्शन का एक स्टैंडर्ड होता है ISO 28591। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है ये ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस इंडस्ट्रीज में जो इस इंडस्ट्रीज में वो न्यू कमर्स हैं, एक्सपीरियंस है, कॉलेज से पास आउट होके आए हैं उनके लिए भी, और जो एम्प्लॉई, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है जिनको 3 to 4 ईयर या 10 to 15 ईयर्स एक्सपीरियंस हो चुका है, ये दोस्तों टॉपिक सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऑलरेडी जिन हमारे व्यूवर्स ने या जिन फ्रेंड्सों ने फर्स्ट टॉपिक नहीं देखा है, तो आप ये फर्स्ट टॉपिक देखिए। इसमें मैं बताया था रोल ऑफ इंस्पेक्शन मैन्युफैक्चरिंग का क्या सिस्टम होता है। अब रिवर्क, रीजन ऑफ द रिवर्क, टाइप ऑफ द रिवर्क, किस किस टाइप का रिवर्क होता है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो आशा करता हूँ आपको फर्स्ट वीडियो अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। अब दोस्तों, आपको नेक्स्ट टॉपिक के लिए फर्स्ट टॉपिक जरूर देखिए, या फर्स्ट पार्ट। अभी फिजिकली इम्परफेक्शन, क्वांटिटी, नॉमिनल साइज, फिजिकल अपीयरेंस, ये सभी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन किया था। अब दोस्तों, हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है, क्वालिटी इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो दोस्तों, हमारे टॉपिक पर आप बने रहिए। क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंस्पेक्शन, दोस्तों इसमें आपको और चीजें बताई जाएगी कि जैसे कि बेसिक इशू क्या आते हैं। ये जब हम पार्ट को चेक कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉई है, यदि वो पार्ट को चेक कर रहा है, ये भी कोई पार्ट है, यदि इसको वो टेस्टिंग कर रहा है या कोई इंस्पेक्शन कर रहा है, तो उस बंदे में, उस एम्प्लॉय को क्या-क्या चीज़ के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, उसको ये मालूम होना चाहिए। इसके बाद यदि उसको मालूम नहीं हुआ, तो इश्यू आएँगे, प्रॉब्लम को हम सही तरीके से आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते, और अगर यदि आइडेंटिफ़ाई नहीं किया, तो हम उसको सॉल्व भी नहीं कर पाएँगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और मैं आपको एक 2 मिनट की कुछ टाइम पे मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में या कोई भी इंडस्ट्री हो, यहाँ पर बहुत हाई लेवल का कॉम्पिटिशन चल रहा है, और कोई भी एम्प्लॉयी को उतना नॉलेज नहीं मिल पा रहा है कंपनियों में कि किस तरीके से उसको है ना काम करना है दोस्तों। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और जो जो एम्प्लॉई नए एम्प्लॉई ज्वाइन हो रहे हैं
कंपनियों में सही तरीके से अगर ट्रेनिंग नहीं हो रहा है तो उनको है ना, उनको ट्रेनिंग भी मिलना चाहिए और उनको नॉलेज भी प्रोवाइड होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि कंपनी, जो भी कंपनी प्रोडक्ट तैयार कर रही है वो कोई स्टैंडर्ड वाइज करती है, ये एम्प्लॉय को मालूम नहीं रहता है, और बस वो जाता है वो पार्ट चेक करता है, लेकिन उसको मालूम नहीं किस सिस्टम से है, क्या ड्राइंग का सिस्टम है, क्या आईएसओ है, क्या आईएटीएफ है, किस सिस्टम के द्वारा ये ऑटोमोबाइल सेक्टर या इंडस्ट्रीज चल रही है। दोस्तों इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आपके करियर ग्रोथ के लिए। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्वालिटी इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल। तो दोस्तों इंस्पेक्शन करना ही कंट्रोल होता है, लेकिन किस किस स्टेप पे कंट्रोल करना रहता है ये भी है, और इनके इन चीजों को अप्लाई करने से, ये सिस्टम को अप्लाई करने से क्या क्या चीज का बेनिफिट है और इसके क्या डिसएडवांटेज है, और ऑर्गेनाइजेशन को और कस्टमर को, और यदि हमारी कंपनी पार्ट सप्लाई करती है तो कंपनी को और जो ओईएम कंपनी उनको क्या बेनिफिट होने वाला है, ये आप इस टॉपिक में डीप में जानेंगे दोस्तों। पार्ट टू, जैसे कि हमारा हुआ था बेसिक इशू ऑफ इंस्पेक्शन। दोस्तों inconsistent inspection standards, different inspectors may have varying interpretations of quality standards leading and inconsistency results। दोस्तों ये जो इनकंसिस्टेंसी है, मतलब कि यदि यदि ऑपरेटर को, उसको पार्ट चेक कर रहा है लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, किस हिसाब से पार्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, क्या सिस्टम से हो रहा है, यदि उसको वो पता ही नहीं है तो वो है ना चेक नहीं कर पाएगा। जैसे कि क्वालिटी स्टैंडर्ड ही उसको मालूम नहीं है किस तरीके से क्वालिटी स्टैंडर्ड को, सिस्टम को फॉलो करना है, इनकंसिस्टेंसी मतलब प्रॉपर तरीके से वो काम ही नहीं हो रहा है। दोस्तों ये आपको है ना ध्यान, human error, inspectors may make mistake due to fatigue, lack of training or inadequate attention to details। दोस्तों ह्यूमन एरर मतलब कि जो ऑपरेटर है या इंस्पेक्टर है वो कार्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है या कोई चेकिंग कर रहा है, तो उसको ये चीज मालूम होना चाहिए, ये चीज उसको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से पार्ट को प्रोड्यूस करना है, पार्ट इंस्पेक्शन करना है, उसको डिटेल ही नहीं मालूम है कि किस इंस्ट्रूमेंट से करना है उसको। यदि वो बहुत टाइम से काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, एक्स्ट्रा काम कर रहा है, या उसका नींद पूरा नहीं हुआ है, तो वो थक गया है और उसको बोल दिया पार्ट चेक करो, तो आप ये बताइए पार्ट चेक वो कैसे करेगा? उसको थकावट हो गई है, उसको फुल ट्रेनिंग नहीं दी गई है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, पार्ट चेकिंग के दौरान पे। इसके बाद उसको ट्रेनिंग नहीं है, ये सब चीजें हैं, और उसको अटेंशन ही नहीं है कि क्या चीज सही तरीके से चेक करनी है दोस्तों। इसके बाद सैम्पलिंग एरर, जब हम एक सैंपल में चेक कर रहे हैं, सैम्पलिंग मेथड में नॉट बी एक्यूरेटली रिप्रेजेंट टू द इंटायर बैच एंड द पॉपुलेशन लीडिंग द इनकरेक्ट कंक्लूजन। दोस्तों यदि सैम्पलिंग, जो हम पार्ट चेक कर रहे हैं, बैच वाइज चेक कर रहे हैं या सैंपल तौर पे, यदि उनमें कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी तो हमें जो डिफेक्ट फाइंड आउट होंगे, हम जो चेक शीट में डिफेक्ट बनाएंगे या पेरेटो चार्ट बनाएंगे, तो उसमें हमें प्रॉब्लम फाइंड आउट नहीं होगा, तो हमें ना एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते कि हमें है ना किस तरीके का हमें है ना रिजल्ट प्रोवाइड नहीं होगा। मतलब हम एक सही डिसीजन नहीं पहुंचेंगे तो डिफेक्ट कस्टमर के पास जाएंगे। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि किस तरीके से हमें है ना काम करना है। इसके बाद नेक्स्ट है मेजरमेंट एरर, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट टू द टेक्निक्स मे बी इनकरेक्ट और अनरिलीबल लीडिंग टू इनकरेक्ट रिजल्ट। दोस्तों यदि मेजरमेंट में, यदि आप ये सोचिए मेजरमेंट में, मेजरमेंट हो रहा है, यदि मेजरमेंट में उसको ये मालूम नहीं है कि मेजरमेंट क्या करना है, जैसे कि ये मेजरमेंट करना है तो इसका डायमीटर है, इसको वर्नियर से चेक करना है कि
कौन से इंस्ट्रूमेंट से चेक करना है, माइक्रोमीटर से चेक करना है, और उसको लैक ऑफ ट्रेनिंग भी नहीं है, तो उसको क्या मालूम पड़ेगा, और उसको ड्राइंग रीडिंग भी करना नहीं आता है, जो कि ज्योमेट्रिकल डायमेंशन टॉलरेंस है, तो वो आप कैसे चेक करें? तो ये बेसिक इशू होते। और हम क्या बोलते थे, अरे यार पार्ट तो चेक हो रहा है, लेकिन इंस्पेक्टर भी काम कर रहा है, लेकिन क्या, अरे उनको ये तो मालूम चाहिए कि इंस्पेक्टर को ट्रेनिंग कितनी है, मशीन का क्या इशू है, कैलिब्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, और कैलिब्रेशन हुआ तो सही तरीके से हुआ कि नहीं, उसका अपडेशन है कि नहीं है, कि बस आया कैलिब्रेशन का स्टिकर लगा दिया भैया ओके, उसका सर्टिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ है, उसका एमएसए किया कि नहीं किया है, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, उसका बायस, स्टेबिलिटी, लीनियरिटी, ये अलग अलग होता है दोस्तों, कैलिब्रेशन के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि लीनियरिटी में थ्रू आउट होता है, ये सब चीजें चेक करना पड़ती है, और यदि ये चीज नहीं मालूम है तो बेसिक से बेसिक इशू से एरर हाई लेवल तक पहुंचेगा, और उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि आगे का प्रॉब्लम किस कारण से हो रहा है। इसके बाद मेजरमेंट एरर हो गया है। डिफेक्ट क्लासिफिकेशन, डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन डिफेक्ट टू डिटरमाइनिंग देयर सेवरिटी कैन बी लीड द इनकंसिस्टेंट रिजल्ट। यदि सही तरीके से यदि सही तरीके से यदि डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, तो वो वो एम्प्लॉई चेक ही नहीं कर पाएगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट कौन से पार्ट के लिए लगता है। गलत डॉक्यूमेंट दे दिया उसको, और उसने गलत डेटा भर दिया, जो प्रोडक्ट जो इंस्पेक्टर पार्ट को चेक कर रहा है या टेस्टिंग कर रहा है, तो उसको गलत तरीके से डेटा दे दिया है कि भाई ये रीडिंग इसमें भरना है, उसको मालूम नहीं है, लैक ऑफ ट्रेनिंग है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना है, जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई है कि ये चीजें क्या है दोस्तों। जैसे कि इनकंसिस्टेंसी, इंस्पेक्टर स्टैंडर्ड, ह्यूमन एरर, सैंपलिंग एरर, मेजरमेंट एरर, डिफेक्ट क्लासिफिकेशन, डिफेक्ट हम क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, निर्धारण नहीं कर पाएंगे कि रिजल्ट क्या आ रहा है दोस्तों। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, मतलब पुअर कम्युनिकेशन बिटवीन द इंस्पेक्टर, मैन्युफैक्चरर्स एंड कस्टमर कैन बी लीड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड एरर। यदि आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है, यदि आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है, तो आप कैसे कैसे आप है ना प्रॉब्लम को सोल्व करोगे। आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया प्रॉब्लम, आपने आज मान लो कि 3 शिफ्ट चल रही कंपनी में, ठीक है, और जो आपका बॉस है वो मान लो जनरल शिफ्ट में है। आप ये सोचिए कि कम्युनिकेशन का कुछ तो सोर्स होना चाहिए कि इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके, लाइन को रोका जा सके, या टेम्परेरी एक्शन लिया जा सके, उसका कुछ तो कंटेनमेंट एक्शन होना चाहिए उस टाइम पे, नहीं तो वो पार्ट वैसा का वैसा प्रोड्यूस हो गया। तो जो मैन्युफैक्चरर्स, जो प्रोडक्शन टीम है, उनको भी कम्युनिकेशन होना चाहिए, और जो पूरी इंटायर टीम है कम्युनिकेशन, इसके पीछे आईएटीएफ का एक वो है कि एक लीडरशिप के लिए, लीडरशिप हर जगह पर होती है। जैसे कि अभी फाइनल इंस्पेक्शन हो रहा है, या इन प्रोसेस इंस्पेक्शन, या इनकमिंग, यदि वहां पर तुम्हारा ज्यादा इंस्पेक्शन होता है, तो वहां पर टीम है, तो हर टीम को मालूम होना चाहिए एक डिफेक्ट जो फाइंड आउट हुआ है उसको लिस्ट आउट होना चाहिए, और पूरे जो भी उस डिफेक्ट के रिलेटेड एम्प्लॉय है, क्वालिटी का या प्रोडक्शन का, या जो भी रिलेटेड एम्प्लॉय है, उसको मालूम होना चाहिए ये डिफेक्ट फाइंड आउट हुआ है, और उसको किस कैटेगरी में रखना है। क्योंकि यदि हमने उस अलग कैटेगरी में डिफाइन नहीं किया है, तो हमें ना उसका सिवियरिटी हम डिसाइड डिसाइड नहीं कर पाएंगे दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन का हुआ है। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, उसको ट्रेनिंग ही नहीं, उसको स्किल नॉलेज ही नहीं है, वो आया है और उसको काम पे लगा दिया है, उसका नॉलेज तो है, लेकिन उसको उतना नॉलेज नॉलेज उसको है, नॉलेज उसको है, लेकिन उसको है ना, उसको उतना नॉलेज नहीं है कि वो है ना उस उस इंस्पेक्शन को सही तरीके से कर सके, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है मान लीजिए इनकमिंग का, और उसको इन प्रोसेस में लगा दिया। तो भाई इनकमिंग में तो कुछ अलग कैटेगरी का इंस्पेक्शन होता है, रॉ मटेरियल का, जैसे कि एमटीसी मटेरियल टेस्टिंग सर्टिफिकेट होता है, अलग अलग टेस्टिंग होते हैं, फिजिकल टेस्ट का, जैसे अलग अलग होते हैं, लेकिन इन प्रोसेस में प्रोडक्शन लाइन का होता है कि जो पार्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसके टाइम पे, तो ये देखना है कि वो बंदे का एक्सपीरियंस क्या है, उसको नॉलेज क्या है, उसको ट्रेनिंग क्या दी गई है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मालूम पड़ रहा है उसको ट्रेनिंग कुछ और दी है, काम और कुछ दी है, तो इसलिए भी इनएडिक्वेट ट्रेनिंग का ये लैक ऑफ स्टैंडर्ड दोस्तों, lack of standardized inspection procedure can be lead to inconsistency result or confusions
दोस्तों लेक ऑफ स्टैंडर्ड, यदि स्टैंडर्ड ही नहीं है सही तरीके से, मतलब कि पार्ट का चेक करना है, कौन सा स्टैंडर्ड है, कौन सा डॉक्यूमेंट है, पार्ट चेक करना है, कोई नया प्रोडक्ट प्रोजेक्ट आया है तो उसमें बोल दिया भैया एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट लीडर है या एनपीडी टीम है, उन्होंने डिफाइन नहीं किया गया भैया, मास प्रोडक्शन चालू कर दिया है, और जो जो शॉप फ्लोर की टीम है उसको बताया नहीं है कि किस टाइप से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट में क्या चेंज हुआ है, या नया प्रोडक्ट आया है, वो प्रोडक्ट क्यों लगने वाला है, क्या लगने वाला है, उसके क्या इश्यू आ सकते हैं, कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है। बस ऑपरेटर इंस्पेक्टर को बोल दिया है भाई साहब आपको इतना इतना पार्ट चेक करना है, ये करना है, उसको मालूम ही नहीं है और प्रॉब्लम आ रहा है, फिर बाद में बोलते हैं कस्टमर कंप्लेन आ रही है, कस्टमर कंप्लेन आ रही है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, कस्टमर कंप्लेन डायरेक्टली नहीं आती है, जो स्टेज बाय स्टेज काम होना चाहिए, पूरा प्रोसीजर होना चाहिए, एक लीडरशिप होना चाहिए, हर एक बंदे का नॉलेज शेयरिंग होनी चाहिए, इनपुट आउटपुट होना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट बनाया है, आगे का क्या इशू है, क्या प्लान है। यदि ये पूरे इंटायर कंपनी में मालूम पड़ेगा तो कोई इशू नहीं आएगा, नहीं तो मालूम पड़ रहा है साहब उसने तो मुझे बताया नहीं है, मेरे को तो जानकारी नहीं थी, मैं उस चीज का रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। इससे क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर आप ब्लेम करोगे, और कस्टमर को इन चीजों से मतलब नहीं है कि आप ब्लेम कर रहे हैं, कस्टमर को मतलब है कि वी हैव ए रिक्वायरमेंट फॉर द ओके पार्ट, हमें ओके पार्ट चाहिए, क्योंकि वो पार्ट का कितना सीवियरिटी हो सकता है, कितना ओके नोट ओके हो सकता है, ये उसकी सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड है। फंक्शनली इशू, बहुत सारे इशू है, वो अपन आगे देखेंगे दोस्तों। इसके बाद टाइम कंस्ट्रेंट्स, insufficient time for the inspection can be lead and rushed decisions and incorrect result। दोस्तों यदि टाइम कंसिस्टेंस, दोस्तों कस्टमर का फोन आया हमें इतने पार्ट चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा कि कस्टमर ने आपको अभी फोन किया और बोल दिया भाई साहब 10,000 पार्ट प्रोड्यूस करना है, दे दी, नहीं। पूरा प्लानिंग होता है, पूरा प्लानिंग होता है, क्योंकि अगर हम ओईएम में पार्ट सप्लाई कर रहे हैं, या टीयर 1 टीयर 2 में कर रहे हैं, या कोई भी प्रोजेक्ट आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उसका एक टाइमलाइन प्लान होता है, उसका पूरा प्लानिंग होता है, ईयरली 5 ईयरली, कि किस तरीके से पार्ट प्रोड्यूस करना है, क्योंकि उसका मशीनिंग होता है, मतलब मशीन को बनाया जाता है, मशीन आ रही है, उसके बहुत सारे जैसे कि पीपेप में अलग अलग डॉक्यूमेंट होता है, एपीक्यूपी एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, जैसे कि एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग पहले से प्लानिंग की जाती है कि उसका किस तरीके से प्लानिंग करना है। और ऐसा नहीं है किसी को कुछ बताया नहीं है, बैठे हुए हैं, जब कस्टमर बोलेगा जब पार्ट मारेंगे, नहीं, आपको फॉलोअप लेना है, क्योंकि आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है वो आपको ध्यान देना है दोस्तों। इसके बाद अ, यदि टाइमिंग की बात करें थे हम, पार्ट प्रोड्यूस हो गया है, क्वालिटी इंस्पेक्टर को बताया नहीं है किस तरीके से चेक करना है, और बोल दिया भैया हमें पार्ट डिस्पैच करना है, कस्टमर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, और मालूम पड़ रहा है ऐसा ऐसा इशू आ गया, और बस फिर बाद में बोल रहे हैं अरे जल्दी जल्दी पार्ट चेक, और उसमें है ना इंस्पेक्टर जल्दी पार्ट चेक करेगा, और पार्ट में कुछ मिसिंग होगा या कुछ ऑपरेशन मिसिंग जा रहा है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और जो प्रोजेक्ट लीडर है या हेड है उनका भी ध्यान नहीं है कि किसी को ट्रेनिंग दिया नहीं दिया। तो टाइमिंग का भी ध्यान रखना है, किस तरीके से हमें ये प्रोसीजर फॉलो करना है दोस्तों। दोस्तों टाइम कंस्ट्रेंट्स के बारे में होगा, डॉक्यूमेंटेशन एरर। दोस्तों inadequate documentation recording keeping can make the difficulty to track inspection result and identify the trend। दोस्तों यदि आपने कोई भी इंस्पेक्शन किया है, उसका सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है, अगर यदि ऑपरेटर इंस्पेक्टर को आपने डॉक्यूमेंट दे दिया है कि भाई ये इशू आया है, लेकिन प्रोडक्शन लॉट ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें फर्स्ट सेकेंड नाइट शिफ्ट में प्रोडक्शन मार रहे हैं, और इशू भी आ रहा है, तो इशू को सही तरीके से कैटेगराइज करना, कौन कौन से डिफेक्ट आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो डिफेक्ट की शीट मिली है, जो चेक शीट मिली है, उसको सही तरीके से रखना, और उसको यदि मैनुअली शीट है तो मैनुअली, या डेटा कंप्यूटर में इंटर हो रहा है तो उसका सही तरीके से आइडेंटिफिकेशन करना, कि वो डॉक्यूमेंट का जो जो हमें डेटा शीट दी है, वो डेटा का शीट है ना, सही तरीके से अपडेट होना चाहिए, क्योंकि जब जो जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो रहे हैं उनका रूट कॉज एनालिसिस के लिए
प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कि वो प्रॉब्लम किस कारण से आ रहा है, मेन, मशीन, मेथड, मटेरियल, है ना? और किस डिफेक्ट के ऊपर हमें काम करना है। ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर वे में होना चाहिए। उसके लिए इंस्पेक्टर को भी ट्रेनिंग होना चाहिए, और यदि आपके जो सुपरवाइज़र है या असिस्टेंट मैनेजर है, या जो भी आपके रिस्पॉन्सिबल क्वालिटी या प्रोडक्शन या जो भी रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट है, उन सभी को इन चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि क्योंकि प्रॉब्लम किसी भी टाइप का आ सकता है। नोबडी डिफाइन, किसी को ऐसा नहीं मालूम हो सकता है कि ये किस कारण आ रहा है। तो आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए। इसके बाद प्रॉब्लम आने के बाद उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। इसीलिए ये बताया गया है डॉक्यूमेंट एरर। नेक्स्ट है वेयर टू इंस्पेक्ट। दोस्तों, कहाँ पर हमें इंस्पेक्शन करना है और किस तरीके से करना है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। Quality inspection can be conducted at various stages and location depending on the product, industry and requirements. Here are some common places to inspect. In manufacturing, some of the typical inspection points. दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में जो भी पार्ट हम चेक कर रहे हैं, कोई भी पार्ट, यदि ये भी मैं पार्ट बना रहा हूँ, इस पार्ट को बनाने के पहले इसका रॉ मटेरियल आएगा, तो सप्लायर के पास से आएगा। सप्लायर के पास के आने के पहले यदि टियर 1 सप्लायर है या टियर 2 सप्लायर है या टियर 4 सप्लायर है या 3 जो भी है, तो आप ये देखिए ये जो रॉ मटेरियल है इसका स्पेसिफिकेशन मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वहां पर भी क्वालिटी कंट्रोल का बंदा रहता है। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इनकमिंग का बंदा रहता है। वो रॉ मटेरियल को चेक करता है कि उसका स्पेसिफिकेशन के कारण इसका मेजरमेंट, इसका मटेरियल टेस्टिंग, मटेरियल एमटीसी मटेरियल टेस्टिंग सर्टिफिकेट है कि नहीं है, वो लेबोरेटरी सर्टिफाइड है कि नहीं है, और वो मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है वो उस चीज को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये आपको इसमें बताया गया है दोस्तों। जैसे कि सप्लायर, अगर सप्लायर है तो उसको चेक करना, एक्सेप्टेंस इंस्पेक्शन, फिर जो पार्ट आपने परचेज किया है या कोई कॉन्ट्रैक्टर से लिया है वो भी, फिर उसमें प्रोसेसिंग होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से वो प्रोसेसिंग हो रही है। जैसे आपको बताया ये सप्लायर के पास से देखना है, फिर उसका रॉ रॉ मटेरियल किस तरीके से आ रहा है, चेकिंग हो रही है, एक्सेप्टेंस देखना है, परचेज के पार्ट, किस पार्ट को परचेज कर रहे हैं, क्या वो परचेज पार्ट उस सिस्टम को मेंशन कर रहा है जो डायमेंशन दिया गया है या जो रिक्वायरमेंट दी गई जो प्रॉपर्टी की, फिर उसका प्रोसेसिंग क्या हो रहा है, फिर उसका इंस्पेक्शन क्या हो रहा है, फिर इंस्पेक्शन हो रहा है इसके बाद उसको है ना असेंबलिंग, असेंबलिंग में क्या इशू आ रहा है ये देखना है। असेंबली जब हो रहा है फिर हमें एक इंस्पेक्शन करना है। फिर वो प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, और फाइनल प्रोडक्ट के बाद उसको फिर चेक करना है, उसमें डिफेक्ट आ रहा है, रीवर्क है, रिपेयर है, या उसको रिजेक्ट करना है, ये आपको ध्यान करना है। फिर शिपिंग द इंस्पेक्शन, फिर इंस्पेक्शन को मतलब इंस्पेक्शन के लिए फिर आगे उसको भेजना है रिपेयर या रिवर्क। फिर कस्टमर, कस्टमर को पास भेजने के पहले दोस्तों, कस्टमर के पास भेजने के पहले आपको ये देखना है कि वो पार्ट का कोई इश्यू तो नहीं है। मतलब कि दोबारा डिस्पैच करने के पहले भी उसको चेक करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप वहाँ तक की आपकी ज़िम्मेदारी खत्म नहीं होती है। वो पार्ट यदि जर्मनी जा रहा है, जापान जा रहा है या अदर कंट्री में जा रहा है, या इंडिया में ही कहीं जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उसका जो लॉजिस्टिक सिस्टम है वो सही तरीके से है कि नहीं है, सही तरीके से पैकिंग किया कि नहीं किया। और मालूम पड़ रहा है कि जल्दी-जल्दी में कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, भाई पार्ट भेजना है, जो सिस्टम है सही तरीके से पैलेट में रखा कि नहीं रखा, वो पैलेट सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा, पार्ट आड़ा-टेढ़ा रख दिया है, उसको सही तरीके से बांधा नहीं है, और यहाँ से पार्ट गया है भैया जर्मनी या दिल्ली गया है या अदर कहीं पर भी गया हो, और बोल दिया हमने तो पार्ट बहुत अच्छे से चेक किया था, पूरा क्वालिटी स्टैंडर्ड चेक किया था, सुपरवाइजर ही बोलेगा "यार, मैंने तो चेक करवाया था, क्वालिटी इंस्पेक्टर भी बोलेगा और प्रोडक्शन वाला ही बोलेगा मैंने बहुत अच्छे से बनाया, लॉजिस्टिक वाला ही बोल देगा भाई साहब जो पार्ट था आपका वो मैंने अच्छे अच्छे इंप्लॉय लगवाए थे, 10 10 15 15 साल पुराने इंप्लॉय थे, अच्छी तरीके से पैकिंग हुई थी। लेकिन उसमें तो ये आपने ध्यान नहीं दिया ना कि जो लॉजिस्टिक में पार्ट गया है, जो ट्रक में गया है, ऐसा तो नहीं है वो टाइम पे पहुंचाने के लिए ट्रक वाले ने तेज ट्रक चलाया हो, बीच में दचके आ रहे हैं, ब्रेकर आ रहा है, बारिश हो रही है, ट्रैफिक लगा हुआ है, लेकिन वो रोड जो रोड है हाईवे वहां से न जाके इधर से रोड गाड़ी चला रहा है, बाद में वहां पर पार्ट तो पहुंच गया लेकिन वो सेफली पहुंचे ही नहीं है।
ब्रेक ही टूट गए, पार्ट डैमेज हो गए, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, उसने किसी को कम्युनिकेशन नहीं किया, है ना? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद कस्टमर के पास पार्ट पहुँच गया या वेयर हाउस में पहुँच गया, वहाँ पर भी एक चेकिंग का सिस्टम होना चाहिए, पार्ट कैसे पहुँचा है, ड्राइवर ड्रिंकिंग तो नहीं कर रहा है। तो इसके बाद अब अगर यदि ओईएम के पास या सप्लायर के पास भी पार्ट पहुँच गए, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो पार्ट अब ओईएम कंपनी की मतलब जो कार बना रही है, ट्रक बना रही है, कोई भी पार्ट प्रोड्यूस करी, तो उसमें ये देखना है जब वो पार्ट फिटमेंट हो रहा है, तो उसमें लग गया, उसमें भी देखना है फिटमेंट के टाइम पे कोई इश्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा। लगा दिया भाई, कस्टमर को गाड़ी चाहिए, चलो बना दो पार्ट, फिर बाद में मालूम पड़ रहा है आगे है ना उसकी टेस्टिंग में इश्यू आ रहे हैं, कस्टमर के पास गाड़ी पहुंच गई, बेचारा कस्टमर ने 15-20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी है और उसको इश्यू आ रहा है। तो यदि आपको दोस्तों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और ये पूरा यूट्यूब पे फ्री क्लास चल रहा है अपना, ये टॉपिक फ्री क्लास चल रहा है दोस्तों। और इसके बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन भी होते हैं, आपको मैं डॉक्यूमेंटेशन करना भी सिखाऊंगा कि वर्ड में कैसे बनाया जाता है, एक्सेल में, पावर पॉइंट में कैसे प्रेजेंटेशन किया जाता है, और इसका किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, यदि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो उसके लिए कैसा काम किया जाता है अभी आगे। तो दोस्तों ये आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से काम हो रहा है, और यदि आपने इन चीजों को ध्यान दिया तो आप एक अच्छे लेवल के इंस्पेक्टर होंगे। मतलब अच्छे लेवल के बोले तो आपको है ना इन चीजों का अवेयरनेस होगा, और आप किसी कंपनी में स्विच करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कहाँ कहाँ पर इशू आते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं। और नहीं तो आप जाओगे 2 साल काम करोगे और बोल दोगे मेरे को तो कंपनी ने कुछ सिखाया नहीं है, और बस यार मेरा तो ऐसी हो गया, मैं दूसरी कंपनी में जॉब ढूंढ रहा हूँ। ऐसा नहीं है, यदि आपने ध्यान दिया, कोई किसी को सिखाता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यदि वीडियो में कोई किसी को सिखाता नहीं, आपको खुद अवेयरनेस लेके सीखना है। ये आपका इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और एक बार टाइम गया ना वो दोबारा नहीं आएगा, आप सोचोगे अरे कल कर लूंगा, आज कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको कंटिन्यू ध्यान रखना है दोस्तों। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन इन टेस्टिंग, दोस्तों किस किस तरीके की, जैसे कि रिसीविंग इंस्पेक्शन होता है। रिसीविंग इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्टिंग इनकमिंग मटेरियल कंपोनेंट प्रोडक्ट टू द इंश्योर दे मीट द स्पेसिफिक एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। रिसीविंग इंस्पेक्शन या इनकमिंग में दोस्तों जो भी रॉ मटेरियल आता है या कंपोनेंट चाइल्ड पार्ट आते हैं उनका चेकिंग होता है सैम्पलिंग के तौर पे, और वो क्वालिटी को मीट कर रहे नहीं कर रहे ये डिफाइन किया जाता है। फिर इन प्रोसेस इंस्पेक्शन कंडक्टिंग द इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टू मॉनिटर क्वालिटी एंड आइडेंटिफाई द डिफेक्ट एंड इशू अर्ली ऑन इशूज। दोस्तों इन प्रोसेस में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन के टाइम पे बीच बीच में इसका पेट्रोलिंग टेस्टिंग किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है, उसमें कई तरह के टेस्टिंग भी किया जाता है, गेजेस का यूज किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट का किया जाता है। और यदि उसमें कुछ इशू आइडेंटिफाई हो रहा है, कुछ इशू यदि आपको आइडेंटिफाई हो रहा है इन प्रोसेस में या इनकमिंग में, तो आप ऊपर के सुपरवाइजर को मेल करते हो, फोन करते हो या व्हाट्सअप करते हो, किसी ना किसी तरीके से आप उनको कम्युनिकेशन करते हो, और आप बताते हो कि ये इशू फाइंड आउट हुआ है दोस्तों। आगे इन प्रोसेस में यदि जो भी इशू आ रहा है, इन प्रोसेस का हो गया है दोस्तों। आगे फाइनल इंस्पेक्शन, inspecting finished product before the packaging shipping to the ensure they meet the quality standard and specification। हमें ये भी देखना है फाइनल इंस्पेक्शन पे जो हमें SOS JES दिया गया है कि किस हिसाब से स्टैंडर्ड फॉलो करना है, फाइनल इंस्पेक्शन पे चेकिंग करना है, और कौन कौन से है ना गेजेस यूज होने वाले हैं, सभी गेजेस वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए, और ऑपरेटर को ट्रेनिंग होना, इंस्पेक्टर को ट्रेनिंग होना चाहिए। यदि ये सब चीज़ नहीं हुआ है तो आगे कस्टमर के पास डिफेक्ट फाइंड आउट होगा, और जो भी सुपरवाइजर है उसको भी इंश्योर करना है कि जो पार्ट चेक हो रहा है सभी स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड से चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, इसके लिए दोस्तों एक जैसे कि डॉक ऑडिट, एक अलग अलग ऑडिट होता है, डॉक ऑडिट है कंडक्टिंग द इंस्पेक्शन बिफोर द प्रोडक्ट और शिपिंग टू द कस्टमर, वेरीफाई द क्वालिटी, इंश्योर द कंप्लायंस विद द रेगुलेशन कंप्लेंट्स। दोस्तों ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है, प्री शिपमेंट में क्या क्या इशू आते हैं और उसमें भी आपको चेकिंग करना है।
आगे टेस्टिंग स्टेज दोस्तों, प्रोटोटाइप जैसे कि ये अपन ने तो एक प्रोडक्ट बनाने के पहले होगा है, लेकिन अब ये प्रोटोटाइप क्या होता है? टेस्टिंग प्रोटोटाइप टू वैलिडेट द डिजाइन एंड परफॉर्मेंस। इसमें आपको दोस्तों इन चीजों का ध्यान रखना है कि जो भी आपका प्रोडक्ट का डिजाइन हो रहा है उसमें ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोटोटाइप टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि किस तरीके से वो पार्ट को वैलिडेशन हो रहा है, डिजाइन के अनुसार पार्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अ, एक नमूना टाइप का तैयार होता है कि जो डिजाइन है, ड्राइंग है, कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो आपको इसमें बताना पड़ता है। इसके बाद प्रोटोटाइप हो गए, टेस्टिंग, पायलट। जब दोस्तों ये होने के बाद पायलट भी एक प्रकार का टेस्टिंग होता है। इसमें ड्यूरिंग द प्रोडक्शन आइडेंटिफिकेशन होता है कि कौन कौन से एरर आ सकते हैं, इशू आ सकते हैं। इसमें अलग अलग वो किया जाता है काम। दोस्तों इसमें पायलट प्रोडक्शन में हमें ये देखा जाता है कि जब प्रोडक्शन हम मैन्युफैक्चरिंग सीरीज में जाने वाला है तो उसके पीछे एक टेस्टिंग किया जाता है। उसमें ये देखा जाता है किस किस मतलब क्या क्या इशू आ सकते हैं और हमें क्या क्या इशू के ऊपर हमें काम करना है। ये प्रोडक्शन के पहले एक पायलट प्रोडक्शन टेस्टिंग किया जाता है दोस्तों। इसके बाद production testing, conducting the test on products during the production to ensure that they meet the quality and performance standard। जब प्रोडक्शन सीरीज होता है तो उसमें भी अलग अलग टेस्टिंग किए जाते हैं। गेज टेस्टिंग होता है, बीच बीच में सैम्पलिंग टेस्टिंग होता है। इसमें दोस्तों प्रोडक्शन 1 2 3 ऐसा होता है कि एक टाइम पे हम कितने पार्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं और वो प्रोड्यूस करने में हमें कौन कौन से टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है वो आगे चल के आपको बताऊंगा। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, कंडक्टिंग द टेस्ट इंश्योर द प्रोडक्ट मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन। जो पार्ट प्रोड्यूस हो गए हैं तो हम उस पे गेज पे कुछ टेस्टिंग होते हैं, मशीन के मेजरमेंट टेस्टिंग होता है, एसपीसी होता है। इसके बाद है ना कुछ फिजिकली अलग अलग टेस्ट होते हैं, वो भी आपको बताऊंगा किस टाइप के टेस्ट होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है अलग अलग तरीके से। इसके बाद टेस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ द टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, जैसे फंक्शनल टेस्ट है, मैंने आपको बताया आगे बताऊंगा, ये चीज आ चुकी है फंक्शनली टेस्टिंग। दोस्तों functional testing product to ensure they performance their intended function। दोस्तों functionally test। इसके बाद है परफॉर्मेंस टेस्टिंग, इवेल्युएट द परफॉर्मेंस अंडर द वेरियस कंडीशन। फंक्शनली टेस्टिंग दोस्तों, फंक्शनली टेस्टिंग का मतलब ये है कि यदि एक पेन है, यदि आप उसको फंक्शन इसका इसका आपको टेस्ट करना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट है ये फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सही तरीके से लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये आपको चेक करना है ये केप लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सही तरीके से लिख रहे हैं, ये फंक्शनली टेस्ट कहलाता है। जो उसका मेन फंक्शन है, जैसे कि फोन है, हम हमें फोन को यूज करना है तो ये फोन का फंक्शन क्या है, ये सही तरीके से फोन लगना चाहिए, इसका स्क्रीन सही तरीके से काम करना चाहिए, कैमरा सही तरीके से काम करना चाहिए। ये एक प्रोडक्ट का है ना फंक्शन वो देखना है। तो हम जो भी हमारी कंपनी पार्ट प्रोड्यूस कर रही है उसका फंक्शन टेस्टिंग सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये हमें देखना है दोस्तों। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में दोस्तों ये देखना है कि उसका परफॉर्मेंस क्या है, मतलब किस टाइप का परफॉर्मेंस कर रहा है। ये बोल रहा है फंक्शन कर रहा है लेकिन वो उस तरीके से नहीं कर रहा है जो एक्चुअल डेटा चाहिए हमें या एक्चुअल वर्किंग प्रोसीजर चाहिए। तो ये आपको देखना है परफॉर्मेंस क्या दे रहा है, आगे का क्या है। ऐसे ये मैंने मोबाइल तो ले लिया है, ये आज कैमरा यूज कर रहा है लेकिन 2 दिन बाद यूज नहीं कर रहा है या काम नहीं कर रहा है, ये चीज आपको ध्यान देना है दोस्तों। इसके बाद ड्यूरेबिलिटी, वो कितना टेस्टिंग प्रोडक्ट टू द इवेल्युएट देयर ड्यूरेबिलिटी एंड लाइफ लाइफ स्पेन स्पेन। दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट है, यदि मैंने ये मोबाइल खरीदा है ना, तो ये मोबाइल में ड्यूरेबिलिटी कितना टाइम तक चले, जैसे ड्यूरो के सेल आते हैं, उसका ड्यूरो सेल का नाम ही क्यों पड़ा है, जैसे कि वो लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है ना, तो वो उसकी कॉस्ट भी ज्यादा रहती है। तो ये
मोबाइल है, तो ये मोबाइल कौन-सी कंपनी का ज़्यादा चलेगा हम देखते हैं, तो उसके कारण हमें प्रोडक्ट ये भी देखना है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी कितना लाइफ टाइम तक चलेगा। सेफ्टी टेस्टिंग, टेस्टिंग प्रोडक्ट द इंश्योर दे मीट द सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशंस। दोस्तों, सेफ्टी में हमें ये ध्यान देना है कि वो जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, वो सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और वो प्रोडक्ट तैयार हो गया है, जैसे कि अ, भारत के लोग ही ले लो, वैसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कोई सोचते हैं सेफ्टी का नहीं है, जैसे अभी टाटा की गाड़ी है, सेफ्टी वाइज़ ज़्यादा आ रही है। पहले उनका सेफ्टी का क्वेश्चन, उन्होंने सेफ्टी पे ध्यान दिया, तो प्रोडक्ट सेफ्टी वाइज़ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो भी ध्यान देना, सेफ्टी में 5 रेटिंग है कि नहीं है। आप कुछ पैसों के कारण आप देख लेते हैं, फाइनेंशियली इश्यू के कारण, लेकिन वो गाड़ी बाद में ली, तो उसका कुछ एयर बैग ओपन नहीं हुआ, तो आदमी की जान जा सकती है। या है ना, सही तरीके से और भी चीज़ें हैं सेफ्टी के रिगार्डिंग, बेल्ट का इश्यू है, हॉर्न नहीं बज रहा है, इंजन सही तरीके से टाइम पे चालू नहीं हो रही गाड़ी। जैसे कि आपको एक बोलता हूँ, अभी आगे बोलता हूँ, तो ये चीज़ आपको है ना ध्यान में रखनी है दोस्तों। बेनिफिट ऑफ द इंस्पेक्शन टेस्टिंग, अब इसके इम्प्रूव द क्वालिटी, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग हेल्प द इंश्योर द प्रोडक्ट मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन। दोस्तों, यदि आपने क्वालिटी का अलग-अलग टाइम पे टेस्टिंग किया, अलग टाइप पे वो किया, मतलब अलग-अलग टाइप पे टेस्टिंग के साथ-साथ इंस्पेक्शन किया, तो आपको है ना एक अलग प्रोडक्ट तैयार होगा। ये बेनिफिट है क्वालिटी इंस्पेक्शन का। और यदि आपने नहीं किया, तो कौन-सा पार्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, कुछ नहीं है, और डायरेक्टली पार्ट डिस्पैच होगा, कस्टमर के पास जाएगा और वो रिजेक्ट कर देगा। जैसे कि अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, उसके ऊपर कोई भी आप प्रोड्यूस पार्ट को मतलब कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो, तो आप देखते हैं टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो सेफ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी उन्होंने एक नया सिस्टम कर दिया भैया, ओपन बॉक्स डायरेक्ट मोबाइल पे आएगा और देखेंगे भैया वो बॉक्स में जो मट प्रोडक्ट दिया है वो ओपन में सही कंडीशन में है कि नहीं है। तो ये उनकी सब सब प्रोसीजर फॉलो होता है, इसलिए आज अमेज़न नंबर 1 पे है, और भी जो है वो नंबर 1 पे आने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 की बात नहीं है, पार्ट सही तरीके से कस्टमर के पास पहुँचना चाहिए, उसका सही तरह फंक्शन होना चाहिए, जो जिस काम के लिए वो यूज़ कर रहा है, और लॉन्ग टाइम चलना चाहिए। तभी आपका है ना प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा, सेल्स होगा, नहीं तो आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। आप ये ध्यान रखिए, और इस सब चीज़ों को करने के लिए यू शुड बी रिक्वायरमेंट फॉर द क्वालिटी इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल, आप ये ध्यान में रखिए। इसके बाद रिड्यूस द डिफेक्ट, डिफेक्ट नहीं आएंगे, डिफेक्ट जल्दी से आइडेंटिफाई होंगे, उनके ऊपर हम डिसीजन लेंगे क्या डिफेक्ट आ रहा है। इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर ही बोलेगा कि अच्छी तरीके से कंपनी पार्ट प्रोड्यूस कर रही है, चाहे वो कार हो, हवाई जहाज हो, या लैपटॉप हो, या वॉचेस हो, कोई भी प्रोडक्ट आपका तैयार हो रहा है, उस उन सभी चीज़ों में ये स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। रेगुलरिटी कंप्लाइंस, दोस्तों कुछ गवर्नमेंट की गाइडलाइन रहती है कि जैसे कि हम फ्लैट्स लेते हैं, तो फ्लैट्स में है ना रेरा का एक स्टैंडर्ड है, वो रेरा सर्टिफाइड होना चाहिए बिल्डर्स। तो वो रेरा सर्टिफाइड का मतलब ये है कि वो गवर्नमेंट अप्रूव होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, ये एक मैंने ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन लाइन का एक पिक्चर ड्रॉ किया है। इसमें ये बताया गया है दोस्तों कि किस तरीके से ऑटोमोबाइल पिक्चर बताया गया है कि क्वालिटी इंस्पेक्शन का और क्वालिटी कंट्रोल का क्या रोल है। जो क्वालिटी इंस्पेक्शन हो रहा है वही क्वालिटी कंट्रोल का काम करती है। अब वो इंस्पेक्शन किस किस तरीके से होता है, क्या होता है, ये एक मैंने पिक्चर के द्वारा बताया गया है। आप ये देखिए, ऑटोमोबाइल कंपनियों में जो कार मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी प्रोसेस क्या होती है, वो आप ये इस वीडियो के द्वारा जानेंगे दोस्तों, इस वीडियो और अपने इस पिक्चर के द्वारा। जैसे कि ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन लाइन है, यहाँ पर आपको मैंने मेंशन किया गया है। ये एक रॉ मटेरियल आता है, इसमें रॉ मटेरियल एल्यूमिनियम, स्टील, अलग अलग कास्ट आयरन, जो भी है अलग अलग मटेरियल आता है, जैसे कि कंपनी के रिक्वायरमेंट आता है। ये रॉ मटेरियल की एक टेस्टिंग होती है पहले तो। टेस्टिंग के बाद ये एक स्टैंपिंग मशीन है, इसमें फॉर्जिंग अलग अलग मशीनें भी आती है, जैसे कि ऑपरेशन अलग अलग ऑपरेशन के कारण के हिसाब से कंपनी में जो प्रोडक्ट बन रहा है, फॉर्जिंग है तो फॉर्जिंग आएगा, स्टैंपिंग है तो स्टैंपिंग आएगा, इंजेक्शन मोल्डिंग है तो इंजेक्शन मोल्डिंग। फिर यहाँ पर एक स्टैंपिंग होता है। इसके बाद यहाँ पर ये पार्ट जा रहा है, ये कार कंपनी का एग्जांपल है। इसके बाद इसमें है ना
ये एक इंस्पेक्शन हो रहा है, यहाँ पर पार्ट गया, यहाँ पर भी एक ऑपरेटर रहता है इंस्पेक्शन का, फिर यहाँ पर एक इन प्रोसेस इंस्पेक्टर रहता है, फिर ये आगे चल के वेल्डिंग शॉप में जाता है। ये वेल्डिंग शॉप में पार्ट प्रोड्यूस होता है, अलग अलग वेल्डिंग होती है उसमें, जैसे कि मिग वेल्डिंग है, टिक वेल्डिंग है, या फिर गैस वेल्डिंग है, लेजर वेल्डिंग है, अलग अलग वेल्डिंग का परफॉर्मेंस होता है। फिर यहाँ पर भी एक इंस्पेक्टर होता है, वो चेक करने के बाद ये पार्ट जब है ना पेंट शॉप में जाता है, तो पेंट शॉप से बीच में ये कन्वेयर में रहता है, तो कन्वेयर में जाने के पहले उसमें रस्ट प्रिवेंट ऑयल लगाया जाता है, और ये देखते हैं कि उस कन्वेयर में कितनी गाड़ी है और वो कितने टाइम तक ऑयल के ऊपर वो रस्ट नहीं लगने देगा। फिर यहाँ पर जब पेंटिंग को जाता है, तो यहाँ पर भी एक चेकिंग होती है। उसके बाद जब ये पेंट शॉप में जाता है, तो वह अलग अलग प्रोसेस से गुजरता है, जैसे कि एल्पो होता है, सीलेंट लगता है, फिर मैनुअल पेंटिंग भी होती है, रोबोटिक पेंटिंग भी होती है। फिर वहाँ पर एक इंस्पेक्शन होता है, सीलेंट अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, जो उसका डीएफटी ड्राई फिल्म थिकनेस, पेंटिंग का थिकनेस कितना है वो भी चेक किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मोटाई की पेंटिंग हमने कर दी है। तो अलग अलग स्टेप में पेंटिंग में किया जाता है इंस्पेक्शन। फिर इसके बाद उसका है ना पेंटिंग के बाहर जाने के पहले जनरल असेंबली शॉप में जाता है। फिर जनरल असेंबली शॉप में जाने के पहले फिर उसका एक इंस्पेक्शन किया जाता है। दोस्तों, जब जनरल असेंबली में जाता है, तो वहाँ भी उसकी अलग अलग टेस्टिंग की जाती है। जैसे कि आपको ये आगे फिर ये असेंबली शॉप में जाएगा, तो यहाँ पर भी एक टेस्टिंग की जाती है कि जो कार है या जो भी पार्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो जा रहा है, तो वो यहाँ पर सही तरीके से पहुंचा कि नहीं पहुंचा। फिर वो असेंबली शॉप में जाता है, तो यहाँ पर इंटीरियर असेंबली होती है। असेंबली होने के बाद ये अलग अलग स्टेप में जाता है। यहाँ पर टायर, इंजन, हाई चेचिस, लो चेचिस, अलग अलग इधर पार्ट प्रोड्यूस होते हैं कुछ है ना। फिर यहाँ पर एक इंस्पेक्शन होता है। फिर यहाँ पर है ना क्वालिटी टेस्टिंग होती है। क्वालिटी टेस्टिंग में वहाँ पर है ना दोस्तों अलग अलग स्टेज पे दोस्तों अलग अलग स्टेज पे अलग अलग टेस्टिंग होती है, जैसे कि हाई चेचिस, लो चेचिस, जैसे कि टायर लग गए, इंजन लग गए, वहां पर टेस्टिंग ही होता है कि एक सही तरीके से फिटमेंट हुआ कि नहीं हुआ, टायर सही तरीके से लगा कि नहीं लगा, जो स्टेयरिंग है इंटीरियर अलग तरह लगा। ऐसा नहीं कि क्योंकि गाड़ियों में दोस्तों हजारों पार्ट लगते हैं, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप चेकिंग होती है और पार्ट भी प्रोड्यूस होते हैं, मतलब लगते जाते हैं, असेंबली होती जाती है। जैसे कि अभी ये एक मोबाइल है, तो यहाँ भी एक असेंबली होती है कि ये कवर सही तरीके से लगेगा नहीं लगेगा, कैमरा सही तरीके से फिटमेंट हुआ कि नहीं हुआ, वैसे ही कार असेंबली में होता है। इसके बाद टेस्टिंग होती है, और स्टेप और अभी फिर उसके बाद है ना उसका स्विक एंड राइटर अपना वाटर टेस्ट होता है, व्हील अलाइनमेंट टेस्ट होता है। हाँ, फिर क्वालिटी का अलग अलग टेस्ट किया जाता है दोस्तों। तो ये एक मैंने कार मॉडल बताया है। फिर सेकंड राइटर टेस्ट होता है, फिर ये आके डिस्पैच होता है कस्टमर के मतलब कि शोरूम में जाता है। ये कार असेंबली का एग्जांपल मैंने दिया था दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वाला आपको एक कार असेंबली का आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है हाउ मच टू इंस्पेक्ट। दोस्तों, the amount of inspection can be range from the inspection inspect in the each item many times। हमें ये कैसे डिसाइड करना है या हमें कैसे मालूम पड़ेगा किस पार्ट के ऊपर। दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि जो भी आप पार्ट प्रोड्यूस कर रही है आपकी कंपनी, या आपकी भी खुद की भी कंपनी है, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कितना इंस्पेक्शन लगाना है, कितना इंस्पेक्टर लगाना है, कैसे चेक करना है, क्या प्रोसीजर है। दोस्तों, वो डिपेंड उसके ऊपर भी करता है कि आपका प्रोडक्ट की क्या सेफ्टी है, क्या उसका सिक्योरिटी है, और उसका कितना कॉस्ट है। ये सब चीज़ों के अनुसार हमें क्वालिटी इंस्पेक्शन के ऊपर काम करना पड़ता है। आप ये ध्यान में रखिए। जैसे कि लो कॉस्ट हाई वॉल्यूम, ये लो कॉस्ट है और हाई वॉल्यूम है। इसके ऊपर क्या होगा, सच ऐसे पेपर क्लिप नेल इरेजर पेंसिल often required a little inspection because the cost associated with the passing defective it's a quite low। मतलब कि लो कॉस्ट है, इसकी प्राइस कम है। ये जो मैंने बताया क्लिप पेंसिल इरेजर या छोटे मोटे और भी चीजें हैं, वो कम पैसों में बनते हैं और हाई वॉल्यूम रहता है, तो उसमें कोई सेफ्टी का ज़्यादा इशू नहीं आता है, तो इंस्पेक्शन भी कम किया जाता है। मतलब इंस्पेक्शन होता है लेकिन हर स्टेप बाय स्टेप इतना ज़्यादा नहीं किया जाता है।
क्वाइट लो, पासिंग द डिफेक्ट्स, और इसमें कोई इतना खास डिफेक्ट नहीं आता है, तो उसके ऊपर भी ध्यान रखना है। द प्रोसेस दैट द प्रोड्यूस दैट दीज आइटम आर यूजुअली हाईली रिलायबली एंड सो डिफेक्ट आर द रेट, इसके डिफेक्ट रेट भी कम रहते हैं। हाई कॉस्ट एंड लो वॉल्यूम, दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हाई कॉस्ट लो वॉल्यूम, ओ लो कॉस्ट हाई वॉल्यूम, जैसे कि क्लिप, नेल, पेन, पेंसिल, इरेजर, छोटे मोटे वायर आते हैं, कील्स आती है, या क्लिप वायर आते हैं, टाई आती है बांधने के लिए। तो ये जो है ना एक मशीन में स्टैंडर्ड बन जाते हैं, छोटे छोटे नट बोल्ट आते हैं। इनमें इंस्पेक्शन का इतना जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इनका प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं रहता, ये 4-5 रुपए या 2-3 रुपए में आ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपए में आ जाते हैं। हाँ, और लेकिन यार यदि जो हाई क्वालिटी का कुछ अलग बना रहा है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो उसमें कुछ अलग अलग बना रहे हैं, तो उसका अलग तरीके से इंस्पेक्शन किया जाता है। तो लो कॉस्ट हाई वॉल्यूम, उसमें डिफेक्ट के ऊपर हम ऑलरेडी प्रिवेंशन देखते हैं, और कोई ज़्यादा इसका वो नहीं रहता है, तो इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान रखा जाता है। अब दूसरा था हाई कॉस्ट लो वॉल्यूम। तो दोस्तों that have the large cost associated with the passing the defect item, often the requirement identify inspection such as a aeroplane and the एयरशिप एंड हवाई जहाज, और एंड दोस्तों कुछ कुछ इसका मतलब ये है कि हाई कॉस्ट लो वॉल्यूम, हम कोई भी एरोप्लेन बना रहे हैं या कोई भी चीज ऐसा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें है ना वॉल्यूम कम रहता है ना, हाई कॉस्ट रहती है। क्यों हाई कॉस्ट रहती है? क्योंकि सिवियरिटी उसकी बढ़ जाती है। जैसे कि कोई मकान बना रहा है, मकान का बिल्डिंग बन रहा है, 20 माले का बन रहा है, जैसे बुर्ज खलीफा है, तो उसमें एक ही बिल्डिंग बन रही है, उसमें कोई कंटिन्यू नहीं, एक ही बिल्डिंग बन रही है, लेकिन वो बहुत बड़े लेवल पे बन रही है। उसमें क्वालिटी का ध्यान रखा जाएगा, स्टेप बाय स्टेप इंस्पेक्शन क्या है। ऐसा नहीं हो कि आपने बेस बनाया नहीं और आगे चल के आप देख रहे हो कि ये इशू आया है, तो वहां पर हाई कोशिश। अभी जैसे कि वन प्लस का मोबाइल ले लो या आईफोन ले लो, उसमें सेफ्टी का बहुत ध्यान में रखा जाता है। उसमें वो रहता है, मतलब कि डाटा स्टोर, डाटा का सिक्योरिटी रहती है, सिक्योरिटी वाइज, तो उसका वॉल्यूम भी हाई रहता है, लेकिन कॉस्ट भी हाई रहती है। तो ये चीज के कारण भी, ये जो डेटा है इसके कारण भी है ना, उसका कॉस्ट भी बढ़ता है। स्टेप वाइज से उसका है ना इंस्पेक्शन किया जाता है दोस्तों। द मेजोरिटी ऑफ द क्वालिटी द मेजोरिटी ऑफ द क्वालिटी control application range and between the two extremes. The amount of the inspection need to the governed by the cost of the inspection and the expected cost of the passing defect item। दोस्तों इसके बाद अगर हाई कॉस्ट है और लो वॉल्यूम है, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि उस पार्ट के ऊपर कोई डिफेक्ट नहीं आना चाहिए, डिफेक्ट पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका कस्टमर हाई प्राइस दे रहा है। कोई भी पार्ट बन रहा है कि गाड़ी है, 15 से 20 लाख की गाड़ी आती है और उसमें डिफेक्ट पहुंचा। जैसे कि मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले एक इशू हो चुका था, जून में, 12 जून को 2025 में अहमदाबाद से लंदन के लिए फ्लाइट उड़ी, और उसमें है ना इशू आ गया, मतलब कि इंजन बंद हो गया, दो इंजन होने के बाद भी, और वो ज़्यादा फ्लाइट ने आगे टेक ओवर नहीं किया और क्रैश हो गया। तो आप ये देखिए उसमें कितना, मतलब कि फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, फेलियर आ गया उस पे, तो इतने लोगों की है ना जान चली गई, इतना लॉस हो गया, तो लोगों को एक डर लग गया। तो क्वालिटी का कितना रोल है, आप ये ध्यान दीजिए। यदि वहां पर सब तरीके से स्टैंडर्ड फॉलो होता, सभी चीजों का स्टेप बाय स्टेप, ना कि, देखिए दोस्तों, प्रोडक्शन के टाइम भी होता है और जब वो चीज यूज की जा रही है उसके टाइम भी जरूरी होता है। यदि आपके पास कार है, तो कार को चलाने के पहले भी सब चीज का इंस्पेक्शन किया जाता है, ब्रेक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सेफ्टी बेल्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हॉर्न यूज सही है कि नहीं है, टायरों में एयर कैसी है, पेट्रोल है कि नहीं है। इसके बाद उसी तरीके से जो एरोप्लेन क्रैश हुआ है, तो उसमें भी सभी चीज़ों का इंस्पेक्शन होने के बाद भी कुछ इश्यू आया, तो इसके लिए दोस्तों वाई वाई एनालिस किया जाता है कि किस कारण से आया, क्यों आया। इसका एफएमई के ऊपर भी, जैसे कि हम बोलते हैं डिजाइन एफ प्रोसेस है, तो ये सिस्टम एफएमई भी होता है। तो ये सब चीजें काम की जाती है दोस्तों, किस तरीके से इसके ऊपर काम करना है। तो दोस्तों सेफ्टी का बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। इसकी सीवियरिटी क्या, आप ये देखिए, एरोप्लेन से मरने के चांसेस
कम है, मतलब एक्सीडेंट होने के चांसेस कम है। लेकिन यदि एक्सीडेंट हुआ तो मरने के चांसेस 100% हो जाते हैं। एज ए कंपेयर, इफ इफ वी विल कंपेयर फॉर द रोड ट्रांसपोर्ट एरो, मतलब कि बस, ट्रक्स एंड कार्स, एंड आल्सो फॉर द, इफ वी विल कंपेयर फॉर द ट्रेन्स, तो एरोप्लेन या फ्लाइट से कम चांसेस रहते हैं, लेकिन इसकी सिवियरिटी हाई रहती है, हाई लेवल में रहती है। ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ द इंस्पेक्शन, the amount of inspection, the optimal amount of the inspection is the level of the inspection to the balance to the cost of the inspection with benefit or directing the defect of the uh, non-conformity point at the which the cost of inspection is the justified by the reducing the cost associated with the defect and failure. दोस्तों, factor of the cost benefit है ना, weight of the cost of the inspection against the benefit of the detecting the before the non-conformance, non-conformance risk assessment. दोस्तों, कंसीडर द रिस्क, ये इसका मैं एक बार आपको रीड करके बताता हूँ, लेकिन आगे ये बताता हूँ इसका क्या मेन है। डिफेक्टेड फेलियर इंक्लूडिंग द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर सेफ्टी एंड रेपुटेशन, product complexity, more complexity product may be required and more extensive inspection. Supplier quality, product from supplier and with the good quality take record and may required less inspection. Regularity and supplier, दोस्तों, ये जो पूरा मैंने अभी रीड करके बताया, कि इसमें क्या है, आपको मैं ये चीज़ें पूरी डिटेल में बताता हूँ। दोस्तों, ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ इंस्पेक्शन, दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी पार्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें जो इंस्पेक्शन करना है, उसमें ये देखा जाता है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब कि वेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन अगेंस्ट टू बेनिफिट ऑफ द डिटेक्टिंग द डिफेक्ट और नॉन कन्फॉर्मिटी। दोस्तों, जो पार्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि पार्ट प्रोड्यूस तो हो रहा है, लेकिन प्रोड्यूस होने में जो टेस्टिंग हो रही है, आप ये देखिए कि कंपनी में एम्प्लॉय रहते हैं, तो कुछ एम्प्लॉय ऐसे रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के रहेंगे, ठीक है, उनको छुट्टी दे दी, लेकिन कुछ एम्प्लॉय ऐसे रहते हैं कि उनको एक फिक्स्ड सैलरी रहती है। अगर हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, टेस्टिंग टेस्टिंग में कोई पार्ट प्रोड्यूस नहीं होता है दोस्तों, टेस्टिंग में कोई पार्ट प्रोड्यूस नहीं होता, उसमें टेस्ट किया जाता है। इंस्पेक्शन में कोई पार्ट टेस्ट किया जाता है, लेकिन इंस्पेक्शन में कोई पार्ट प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, उसमें टेस्टिंग की जाती है। ओ, पार्ट चेक किया, तो पार्ट चेकिंग में कुछ एक्स्ट्रा नहीं, तो आपको ये देखना है कि जो आप पार्ट चेक में आपका जितना पैसा जा रहा है, फिक्स्ड सैलरी जा रही है, उसमें डिफेक्ट कितने हमें मिल रहे हैं, कितने फाइंड आउट हो रहे हैं, मतलब वो डिफेक्ट का कॉस्ट और जो सैलरीड कॉस्ट है, वो दोनों का कितना कंपेयर हो रहा है, इसका ग्राफ चार्ट बनता है दोस्तों। उसके अनुसार हमें देखना है, ऐसा नहीं है डिफेक्ट कम जा रहे हैं, सैलरी ज्यादा हो रही है, और या ऐसा नहीं होना चाहिए डिफेक्ट ज्यादा जा रहा है और हम सैलरी कम दे रहे हैं। सैलरी कम दे रहे हैं मतलब कॉस्ट कम हो रहा है। तो ये चीज का एक कैलकुलेशन होता है दोस्तों। जैसे कि रिस्क, हम अगर कंसीडर द रिस्क कंसीडर द रिस्क एसोसिएटेड विद द डिफेक्ट फेलियर की पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर सेफ्टी एंड रेपुटेशन। रिस्क असेसमेंट देखना है कि वहां पर क्वालिटी कंट्रोल का बंदा लगाना है कि नहीं लगाना है, इंस्पेक्शन करना है कि नहीं करना है, ये चीज हमें रिस्क असेसमेंट पे देखना है। हमारा पार्ट जो है वो कितना इम्पेक्ट डालेगा कस्टमर के ऊपर। प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोडक्ट का जो रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर एक्सटेंसिव इंस्पेक्शन कुछ अलग से रिक्वायरमेंट है कि नहीं है प्रोडक्ट के लिए। ये सप्लायर, जो हमारा सप्लायर है वो किस तरीके से इंस्पेक्शन करवा रहा है, ऐसा नहीं कि वो कुछ करवा ही नहीं रहा, मशीन पार्ट प्रोड्यूस कर रही है वो दे रहा है, तो वहां पर अलग से रिक्वायरमेंट है क्या, ये ध्यान है। फिर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन वो स्टैंडर्ड से पार्ट चेकिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखनी है आपको। इसके बाद the complex complete setup of the execution of the inspection activity increase the total production cost. The inspection of the cost in the sum of the fixed cost and the variable cost, which in the variable cost is the related to quantity inspector per day.
क्वांटिटी मतलब कि कितना पार्ट हमारा डिफेक्टिव पार्ट मिल रहा है या पास हो रहा है, और कितना हम चेकिंग कर रहे हैं, इसका कॉस्ट का एक कैलकुलेशन किया जाता है। द फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूडिंग द सेटअप, द कॉस्ट, सैलराइड वर्कर टू द इंस्पेक्शन एरिया, the calculating the optimal amount of the inspection, the variable cost in the taken the consideration। जैसे कि टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं अपन, कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन कितना कॉस्ट इंस्पेक्शन में जा रहा है, और कॉस्ट ऑफ द पासिंग डिफेक्ट कितने डिफेक्ट पास हो रहे हैं, तो इनको मिल करके मालूम पड़ रहा है कि डिफेक्ट पास हो रहे हैं कुछ रुपए के, कुछ कुछ कम के, और जो इंस्पेक्शन में टाइम लग रहा है या जो पैसा जा रहा है वो ज्यादा जा रहा है। तो ये टोटल कॉस्ट एक फाइंड आउट होता है दोस्तों। फिर अभी नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे, वेदर टू इंस्पेक्ट एट्रीब्यूट और वेरिएबल मेजरमेंट। ये मेजरमेंट का क्या रोल है क्या नहीं है, वो आगे चल के आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। दोस्तों ये टॉपिक ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, आगे चल के मैं आपको इसके बारे में नेक्स्ट नेक्स्ट सीरीज ही कंटिन्यू करूंगा मैं। तो आपको ये कैसा लगा दोस्तों, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी है ना, रील देख रहे हैं, मैं एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ। यदि किसी बच्चे को, आपका बच्चा है, उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड में, अगर वो सेकंड स्टैंडर्ड में जाना है उसको, तो उसको 1 ईयर कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आज आपने उसको पूरा पढ़ा दिया और कल से स्कूल में बोलेंगे भाई साहब सेकंड ईयर सेकंड क्लास में कर दो, थर्ड क्लास में, ऐसा नहीं होगा। उसको 1 ईयर कंप्लीट करना पड़ेगा। यदि आपको ये क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इंस्पेक्शन पूरा देखना है, पूरा समझना है, तो आप रील की तरीके से नहीं कर सकते 15 सेकंड 10 सेकंड के लिए। यदि कर्ड कर्ड और जो दही रहता है ना, उसको दही बनाना है, दूध को दही में कन्वर्ट करना है, तो वो दूध को ओवरनाइट रखना पड़ेगा, कर्ड थोड़ा मिक्स मिक्स करके या कोई अलग से मिला के, तो ही वो बनेगा। बीच में आपने 2-3 घंटे में कर दिया ना, तो वो कर्ड नहीं बनेगा, वो कुछ और ही बन जाएगा। दही घी बनने के लिए, दूध से प्रोसेस आने के लिए ही घी बनेगा। वैसे ही आपको पूरा नॉलेज लेना है। यदि आप शॉर्ट टर्म नॉलेज लोगे तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाएगा और वो आप भूल जाओगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों, कि आगे नॉलेज लेने के लिए ये लॉन्ग वीडियो ही आपको सपोर्ट करेंगे और आपके फ्यूचर के लिए करेंगे, बनाएंगे। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। मेरा चैनल का उद्देश्य ये है कि पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में अच्छी तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, और सभी एम्प्लॉय को जो एग्जिस्टिंग है या आगे उनको जॉब प्राप्त करना है, ये हर मैन्युफैक्चरिंग, हर फील्ड में ये टॉपिक यूज में होने वाला। तो मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक जल्दी आने वाला है। थैंक यू वेरी मच।